ओके, नाउ लेट मी नो, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? तो Yes, बहुत ma'am. देर से हुई। ओके, गुड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जे थॉमसन मॉडल। पहले तो आपको कुछ और बता देते हैं, जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिमाइंडर देंगे। सबसे पहले एटम के बारे में हमको किसने बताया था? डिड यू रिमेंबर द नेम ऑफ महर्षि कनाड? महर्षि कनाड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, नॉट साइंटिस्ट, ही वॉज द फिलोसफर। फिलोसफर जो अपनी सोच को आगे रखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, है ना, वो सिर्फ आपको अपनी सोच के बेसिस पे बताते हैं कि दुनिया में एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और हर एक चीज़ उस टाइनी पार्टिकल की बनी हुई है, और वो सब मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो इस टाइनी पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। डिड यू रिमेंबर दिस टर्म? परमाणु। ठीक है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? परमाणु। उसके बाद एक ग्रीक साइंटिस्ट आए थे, डेमोक्रेटिस, उसका नाम याद नहीं करना है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी सेम फिलॉसफी रखी, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर। वो भी फिलोसफर थे, तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी ही दी। वो फिलॉसफी भी क्या थी? क्योंकि ग्रीक में जो चीज़ अनकटेबल होती है, अनकटेबल जिसको, ऑल्दो दिस, आई थिंक दिस वर्ड इज रॉन्ग फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, बट अनकटेबल जिसको आप फर्दर काट नहीं कर सकते हैं, उसको एटोमस बोलते हैं, जिसको हमने नाम दिया एटम। क्या हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं? हमने आपको बता दिया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल टिल नाउ, जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हो सकता था, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे हर एक मैटर बना हुआ है। ठीक है, इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए डेल्टन आए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले महर्षि कनाड आए, फिर ये ग्रीक डेमोक्रेटिस आए, फिर उसके बाद फाइनली डेल्टन आए। डेल्टन ने भी अपनी थ्योरी दी। डेल्टन ने क्या बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच ऑल द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि एक कंपाउंड के अंदर से जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। H2 इज एन एलिमेंट, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये जो एटम्स जो सेम एलिमेंट्स में होते हैं, वो हर तरीके से सेम होते हैं, साइज में, शेप में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर उन्होंने बोला कि कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है, जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम अपने आपस में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है। तो ऐसे डेल्टन ने भी अपनी थ्योरी दी। अब फाइनली क्या हुआ? फोर्थ चैप्टर का पार्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जिससे कि आप घर पे अपनी एनसीईआरटी से यू कैन टेक अ रीडिंग ऑफ दैट पार्ट। सो फाइनली बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन आए, जिन्होंने कहा कि एटम इज एक्चुअली नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इट कैन बी डिविजिबल। एटम्स के भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हैज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री जिसको फर्दर आप उस एटम्स के एलिमेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं, जिसको हमें किसने बताया? जे थॉमसन ने बोला। जे थॉमसन ने ये बोला कि एटम के अंदर उससे भी छोटी एक चीज़ होती है, एक छोटा पार्टिकल होता है, जिसको उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बोला। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। जे थॉमसन ने इनका क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कल्स, जिनको अब हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सेड कि एटम इज फर्दर डिविजिबल, एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, और एटम के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने कहा दीज इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये सब चीज़ें लिख लेना आप लोग, आर वेरी स्मॉल एज compared to the size of an atom। एक एटम के साइज से
अगर इनको कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन्स को इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, तो ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उन्होंने पहली बात बोली कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। किस में हो सकता है? एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द एटम इटसेल्फ। ठीक है, अब हमने क्या देखा था अभी तक? हमने ये देखा, पॉइंट्स देखते जाइएगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है इट डजंट पजेस एनी चार्ज। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हमने तो नहीं देखा एनी चार्ज। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम बोलूंगी तो खाली H एटम लिख दूंगी, ऑक्सीजन एटम बोलूंगी तो O एटम लिख दूंगी। क्या मैंने इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगाया? नहीं लगाया। बट अगर हमें जे थॉमसन ने बोला कि एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके कारण तो हमारा एटम अब क्या बन जाना चाहिए था? नेगेटिव चार्ज। बट फिर भी नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है। एन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज क्लाउड। इसको समझो आराम से। पॉजिटिव चार्ज क्लाउड का मतलब क्या है? कंसिडर अ वाटरमेलन। वाटरमेलन सबने देखा है। द बॉडी ऑफ द वाटरमेलन will be considered over here as a positive charge and the seeds inside that watermelon will be considered as negative charge. तो क्लाउड मतलब जो पूरी बॉडी है, पूरी सरफेस तो हमने यूनिफॉर्मली क्या बोल दिया? पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है। और उसके ऊपर छोटे 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 बीज होते हैं। उन बीज को हमने क्या बोला? दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो द एग्जाम्पल कैसे सीखेंगे सब लोग देखें। ये देखो, आपको क्या बनाना है? यू विल फॉर्म अ वाटरमेलन। वाटरमेलन बनाएंगे। वाटरमेलन के अंदर जो इसकी बॉडी होती है, बॉडी is considered as positive charge and the seeds inside, ये जो seeds होते हैं, जो बीज होते हैं इसके अंदर, उनको हम नेगेटिव चार्ज। उन्होंने रिलेट किया एक एटम को वाटरमेलन से रिलेट किया। ऑल्दो ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। जे थॉमसन अब साइंटिस्ट पे आ गए हमने जो अभी तक बात करी, महर्षि कनाट की बात करी या ग्रीक डेमोक्रेटस की बात करी, तो ये सब क्या थे? ये सब फिलोसफर्स थे जिनकी सोच थी, बट धीरे धीरे इनकी सोच पे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। तो जे थॉमसन ने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एक एटम को अगर आप बोल रहे हो इट इज एज अ होल न्यूट्रल, तो आप क्या बोलो कि एटम के अंदर छोटे छोटे बीज जैसे तो होते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी, और एटम की पूरी खुद की बॉडी को क्या कंसिडर कर लो? जो कि पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। क्योंकि जे थॉमसन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो उस समय में या आज भी इंग्लिश लोगों में प्लम पुडिंग केक बहुत फेमस होता है। प्लम पुडिंग केक, अगर आप लोगों, अब तो हम लोग ने भी सुना हुआ है। तो प्लम पुडिंग केक के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे कि प्लम्प होता है जगह जगह पे, तो उस प्लम्प को तो आप कंसिडर कर लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये पुडिंग की पूरी बॉडी जो है ना, उसको कंसिडर कर लो पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने बेसिकली किससे रिलेट किया था अपने एटम को? एक प्लम पुडिंग से रिलेट किया था, जिसके अंदर प्लम जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज का काम करते हैं, और जो पुडिंग की पूरी बॉडी होती है वो पूरी बॉडी को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमेशा इन दोनों का नंबर बराबर होता है। देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इट डजंट पजेस एनी चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर -1 है तो +1 भी है, तो टोटल -1 और +1 का आपको क्या मिल जाएगा? शून्य। -2 है तो +2 भी है, तो टोटल एटम पे फिर से चार्ज क्या मिलेगा? 0। So that is the reason an atom is electrically neutral, because the number of negative charge is equal to number of positive charge. फिर से एक बार अपन ऊपर से रिवाइज करते चलते हैं, फिर मैं चार्ट विंडो पे आपसे पूछूंगी आपको आया या नहीं आया। ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? जितना मैं बोल रही हूँ आई होप आप लोगों को भी लगे। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमको जो जितने भी अभी तक फिलोसफर्स आए या साइंटिस्ट आए, उन्होंने अभी तक ये बोला था कि एटम को भाई आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। बट अब कौन आया? अब जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, एटम फर्दर डिविजिबल है, उसके अंदर भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ एटम, और वो छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने नाम कॉर्पस्कल्स बोला था, बट उन कॉर्पस्कल को हम अब इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात भी बोली कि इनका जो साइज होता है, द साइज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अ होल एटम। दैट इज द रीजन यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ वाटरमेलन एंड द साइज ऑफ द सीड्स इनसाइड दैट। ठीक है, बहुत सही एग्जाम्पल है। वाटरमेलन कितना ह्यूज होता है और उसके अंदर बीज कितने छोटे छोटे होते हैं। अब आगे बात ये आई कि अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, जिसके कारण आपके एटम पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, बट हमारे कोई भी एटम पे चार्ज नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये तो बहुत छोटा छोटा एम्बेडेड। ही यूज द टर्म द नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या है? ये एम्बेडेड है, छोटी छोटी जगहों पे ऐसे फिक्स कर दो, और पूरे एटम की बॉडी को आप एज अ होल क्या ले लो? पॉजिटिव चार्ज ले लो। ऐसा जे थॉमसन ने बोला, तो ले लिया लोगों ने, और उन्होंने कहा कि जितना नेगेटिव चार्ज एक एटम में होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट इज द रीजन हमारा एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कंसिडर, उन्होंने 2 एग्जाम्पल किए अपने एटम को समझाने के लिए। प्लम पुडिंग, बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा प्लम पुडिंग के अंदर प्लम को आप नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लो, पुडिंग की पूरी सरफेस को आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लो। ऐसे ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वी विल से नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आपस में रहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझको बताएंगे इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूंगी चैट विंडो पे जल्दी से। क्लियर? दिया मैम। हाँ जी बेटा संचित। मैम एक बार वापस समझा दो कि मतलब डिवाइड कैसे, मतलब एटम को डिवाइड कैसे करेंगे और फर्दर एटम को डिवाइड कैसे करेंगे बेटा? मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कैसे कंसिडर करना है, ये बोल रहे हो क्या? नहीं मैम, आपने बोला कि उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो वो वाली एक बार स्टेटमेंट एटम फर्दर डिवाइड हो गया ना बेटा। सुनो, अब मेरी बात सुनो। अभी तक डेल्टन और इन सब ने क्या बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम उसके टुकड़े नहीं करने हैं। आपको एक एप्पल के जो स्लाइसेस करते हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पीसेस। हमने एटम को लेके टुकड़े नहीं कर दिए, हमने ये बोला, उन्होंने कहा था कि एटम इज नॉट फर्दर डिविजिबल। मतलब क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे हर एक चीज बनी हुई है। तो जे थॉमसन ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, एटम खुद भी किन छोटी छोटी चीजों पर बना हुआ है। तो उन छोटी चीजों को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी सरफेस को बोला पॉजिटिव चार्ज। तो हमने एटम को काटा नहीं है, हमने बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम तो खुद भी उससे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। वो छोटे छोटे पार्टिकल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और उसकी बॉडी पॉजिटिव होती है। तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजिबल। डिविजिबल मतलब आपको काटना नहीं है। डिविजिबल मतलब एटम इटसेल्फ इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इटसेल्फ इज कंसिडर ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट, उससे भी छोटी यूनिट है जो कि उसके अंदर होती है, जिसको हमने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बोला। अब बताओ संजय। यस मैम। है ना, हमको काटना नहीं है, हम उसकी पीस नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं
कि एटम खुद ही सबसे छोटा नहीं है, वो तो और भी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, तो हमने उसकी बात करी। चलिए, अब हुआ ये, हमने बहुत खुशी खुशी, वी वर वेरी हैप्पी कि भाई फाइनली किसी ने कुछ नया बताया, बट इट हैज़ अ सैड एंडिंग, देयर वर सम फ्लॉज। ठीक है, ये कंप्लीटली सही डायग्राम नहीं था, सही डिस्क्रिप्शन नहीं था। एटम्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से नहीं रहता है। उनसे पूछा गया कि मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज या फिर ये नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करता है, स्टेशनरी रहता है। ही वॉज नॉट इन दैट सिचुएशन, उनको कुछ नहीं पता था, वो कुछ भी नहीं बता पाए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड वॉज द साइंटिस्ट। उन्होंने 1911 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अभी समझ में आ जाएगा। उन्होंने और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ से समझाने का कोशिश किया। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल का मतलब समझते हो? गोल्ड की फॉइल मतलब होता है, आपके घर में सब लोगों के घरों में एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, जिसके अंदर अपन रोटी को रैप करते हैं। हमारे जो घर के अंदर कभी कभार जो मिठाइयाँ आती हैं उनके ऊपर सिल्वर रैप होता है। पुराने ज़माने में मिठाइयों पे गोल्ड रैप भी हुआ करता था। ठीक है, जैसे सिल्वर फॉइल होता है, कितना थिन होता है, एग्जैक्टली उतनी ही थिन हमने उसने क्या ली अपने एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल ली। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे अभी बहुत इनिशियल है, कि उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी। इसका आंसर देखो, लिख लो यहाँ पे, गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? बिकॉज इट हैज अ बिग मास। ठीक है, इसके मास की वैल्यू बहुत बड़ी होती है गोल्ड के। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या गोल्ड फॉइल की जगह हम कोई दूसरी फॉइल ले सकते हैं? हम दूसरी फॉइल ले सकते हैं अगर उसका मास ज़्यादा है। पहली बात तो फॉइल बहुत कम मेटल्स की बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है, सिल्वर की बनती है, गोल्ड की बनती है। अगर कोई मेटल है जिसको आप इतनी पतली लेयर बना सकते हो और उसका ज़्यादा मास है, तो आप गोल्ड फॉइल की जगह कोई दूसरा मेटल भी ले सकते हो। ठीक है, उन्होंने किया क्या, ये आपको इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स थे, तो मैं एक आपके लिए एक बड़ा एटम बना रही हूँ। आपके लिए मैं एक बड़ा, सब लोग है ना एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ अपनी। ठीक है, एवरीबडी शुड हैव देयर एनसीईआरटी विद देम, क्योंकि आपको ना डायग्राम साथ के साथ दिखता रहेगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग में डायग्राम सेट हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे रखा एक बॉक्स लिया, ठीक है, जो कि 3 साइड से क्लोज था और एक तरफ से इसकी एंट्री थी, और इसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल रखा। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब होता है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम आयन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम आयन को बोलते हैं। इस अल्फा पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल को उन्होंने बम्बार्ड कराया। बम्बार्ड मतलब होता है फेंकना। ठीक है, बम्बार्ड का मतलब होता है फेंकना। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल। उसने क्या किया? उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? ये हमने लेड का बॉक्स लिया है। ठीक है, हेवी मेटल का बॉक्स, थिक बॉक्स है, लेड बॉक्स। ठीक है, ऐसा जिससे कि रेस सिर्फ सामने की तरफ निकलेगी, इधर इधर और पीछे की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 3 रास्ते तो बंद ही कर दिए हैं, सिर्फ सामने से ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लिट्स भी रख दी थी, जिससे कि हम और उसका पाथ क्या चाहते थे कि भैया इधर वाली तो बस ये सीधी सीधी वाली कंसिडर करना चाहते थे हम। ये स्लिट्स क्यों रखी है? जिससे कि हम जो सीधी जा रही है ना रेस, अल्फा पार्टिकल जो सीधे जा रहे हैं, सिर्फ उनको ही पढ़ना चाहते थे। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लो एक्सपेरिमेंट क्या है। रदरफोर्ड वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने 1911 में अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया।
जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो, एग्जैक्टली वैसे अल्फा पार्टिकल्स को हम बम्बार्ड करा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। आयन क्या होता है अभी थोड़ी देर आज की क्लास या तो नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगा। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया। जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया तो बम्बार्ड कराने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया? अब वो मैं नीचे जा रही हूँ, क्या नोटिस किया देखते हैं। मैं अब आपके लिए बहुत बड़ा एक ही एटम बना रही हूँ। ये गोल्ड का एक एटम ले रहे हैं और इधर से हमारी क्या आ रही है? जो सीधी सीधी अल्फा रेज आ रही है ना, उनको कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा? मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट। ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, बुक के अंदर ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई होगी। 3 ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन हम 4th चैप्टर निकालिएगा बेटा, 4th चैप्टर के अंदर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट निकालना है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रदरफोर्ड पेपर में आता ही आता है। गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या देखा, उसके पहले तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही चले गए, उनमें कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं आया। ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी? सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स get deflected with a small angle or with a large angle। देखिएगा क्या बुक में दिख रहा है क्या आप लोगों को ये डायग्राम? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स get deflected, very few alpha particles get deflected with the small angle as well as large angle। बड़े और छोटे 2 एंगल्स बनाते हुए देखो, ये क्या है? ये बड़ा एंगल है, ठीक है। ये अगर यहाँ से कंसिडर करो तो ये छोटा एंगल हो गया, और अगर यहाँ से कंसिडर करो तो ये बड़ा। मैं दूसरे कलर से बना दूँ, ये यहाँ से कंसिडर किया तो ये छोटा एंगल ऐसे जा रहा था, इसका ये डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से। ओरिजिनल पाथ इसका ये था, डिफ्लेक्ट हो गया। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो ये बड़े एंगल से और छोटे एंगल से वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विद द स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंगल्स। दिख रही है क्या बात? ओके। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, आउट ऑफ 12,000, हर 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसने अपना पाथ रीट्रेस कर लिया। जिस पाथ से गया था वो रीबाउंड करके वापस उसी पाथ पे आ गया। आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल, वन पार्टिकल रीट्रेस इट्स पाथ, रीट्रेस और रीबाउंड भी बोल सकते हो, रीट्रेस इट्स पाथ। कैन यू सी दैट? एवरीबॉडी कैन सी दैट? ठीक है। फिर से हम बात करें, हम क्या ले रहे हैं? हमने अल्फा पार्टिकल लिया है। अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं? हीलियम के आयन को बोलते हैं। उसको हम किस पे बम्बार्ड करा रहे हैं? उसको हम गोल्ड के फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करा रहे हैं। ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्किल एक गोल्ड के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सीधी लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा रेज भी बोलते हैं इनको, अल्फा बीटा गामा रेज। सुना है क्या आपने? अल्फा बीटा गामा रेज। तो अल्फा रेज होती हैं। अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया तो उसने क्या देखा? पहली ऑब्जर्वेशन ये रही, he observed that most of the alpha particles go straight without any deflection
थ्रू द एटम, एटम को चीरते हुए सीधे निकल गए, ठीक है, एटम को चीरते हुए सीधे निकल गए। फिर उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी, very few alpha particles, you can see my diagram, very few alpha particles get deflected with a small angle and with a large angle। मेरे हाथों को देख रहे हैं, ये एटम्स, ये देखना मेरा हाथ देखो, ये अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा था और ये छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा था और ये बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, 12,000 में से उन्होंने एक एटम अल्फा पार्टिकल ऐसा पाया जिसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते को लौट आया। तो these were the very important 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले, रिजल्ट निकाले। अब हम जरा कंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं जरा कंक्लूजन। हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन, व्हाट वर द 3 कंक्लूजन्स। आपने लिख लिया है कि बच्चे, मैं वापस से ऊपर स्क्रीन करूं क्या? लेट मी नो 9th क्लास। अगर किसी का रह गया है तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, तो मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूंगी। करूं क्या? हाँ जी, करनी है क्या? ये मैम कर दो। ओके, लो लिखो जरा। जहाँ पे मेरी फोटो है वहां पे कुछ भी नहीं है, जल्दी से बताओ, हो जाए तो मैं आगे बढ़ूंगी। मैम, हाँ जी मैम, हाउ डू वी गेट द नंबर 12,000? कुछ बुक में 10,000 है, कुछ बुक में 12,000 है, तो बोथ आर करेक्ट। डन मैम। ठीक है, अनुष्का आपका क्वेश्चन क्या था वैसे? मैम कि हाउ डू वी गेट 12,000 नंबर? फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो आप? मैम, हाउ डू वी गेट 12,000 नंबर? फिर से बोलो एक बार, आपकी आवाज मैम, हाउ डू वी गेट, हाउ मेनी? मैम, हाउ डू वी गेट द नंबर 12,000? ये उनका रफ एस्टिमेट था, मतलब एग्जैक्टली 12,000 नहीं बोलते हैं, रफ एस्टिमेट था बेटा। ये तो कैलकुलेशन कैसे करी थी ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ बस वो ऑन कर दो, तो इधर से एक बार देखो, ये जो बड़ा, हाँ हो गया, नहीं ये जो ब्रॉड वाला होगा, हाँ इसको प्रेस करो। एक मिनट रुकेगा बेटा, चार्ज दे, हाँ हो गया। समझ में नहीं आ रहा, चार्ज नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकेगा बेटा, मेरे को चार्ज हो देगा। नहीं तुम्हें तो दिखेगा भी नहीं। बटन ऑन है कि एक बार देखूं? सारे ऑन है? अब चार्ज हो रहा है, चलो ओके। सो दिस वाज अ रफ एस्टिमेशन, मतलब ये उन्होंने कैसे निकाला, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, ठीक है। हमें पढ़ाया जाता है तो हम ये बोलते हैं कि आउट ऑफ 12,000 वन पार्टिकल रीट्रेस और रीबाउंड इस बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखेंगे। कंक्लूजन क्या था?
पहली ऑब्जर्वेशन का पहला कंक्लूजन, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? सब लोगों ने कॉपी में लिखी है, मैं रीड कर रही हूँ, मेरे को याद है, मैं अपनी बता रही हूँ. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. यही थी ना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो उनका कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस of an atom is empty. एटम की बहुत सारी स्पेस तो खाली होती है. मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. इसका मतलब ये है अगर कोई चीज किसी से टकराई नहीं रही है तो वो सीधी निकल जाएगी. सिंपल सी बात है ना. अगर सामने कुछ रुकावट नहीं है तो अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे. तो यही हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. सेकेंड कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन क्या थी? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विद अ लार्ज एंगल और विद अ स्मॉल एंगल. ऐसा क्यों हुआ? देखो इधर, ये मैं डायग्राम बना रही हूँ. देखो ये मेरा एक एटम है और इस एटम में ये छोटा सा चिन्ना सा क्या होता है पता है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस कहलाता है. और न्यूक्लियस में पता है क्या होता है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है. अब जो हमने हीलियम आयन अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया था ना बेटा, वो हीलियम पॉजिटिव आयन था. ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है एक आध क्लास में पता लग जाएगा. देखो आपने कभी सुना है क्या पॉजिटिव रिपेल? मतलब इनको पास लेके आओगे तो ये दूर जाएंगे, इन पे रिपल्सिव फोर्स लगता है. और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये लिख लो अगर नहीं पता है तो. ये रिपल्सिव होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ये अट्रैक्टिव होता है. सेम नेचर के चार्जेस रिपेल करते हैं. डिफरेंट नेचर अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, इनको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिपेल करेंगे. इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस, एक जैसे. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. सेम नेचर के लोग हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट नेचर के रिपेल करते हैं. बट इधर क्या है? सेम लाइक चार्जेस बोलते हैं इनको. लाइक मतलब जिन पे सेम तरह का चार्ज है. तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. आप पास लेके जाते हो, ये दूर चले जाते हैं. और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर. ये लिख लेना अपने लिए. तो हो क्या रहा था? देखो मैं फिर से तुम्हारे लिए डायग्राम बनाती हूँ. हो ये रहा था कि हीलियम जो खुद आ रहा था ना, कैसा था? पॉजिटिव. लिखा ना, मैंने लिखा. जिससे वो टकराने जा रहा था वो भी पॉजिटिव था, टकराया नहीं था. बट जब वो उसके पास से निकला, रेज होती है. देखो मैग्नेट, समझना मेरे हाथ में मैग्नेट है. मैं जब आयरन को उसके जस्ट पास्ट लेके आती हूँ, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, सिर्फ नियर देयर इज अ मैग्नेट एंड देयर इज एन आयरन. ये बहुत पास है तो अपने आप ही इसकी तरफ खींचा चला जाता है. तो इसी तरीके से ये मेरा न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था. बस यहाँ इतना ही आया था कि दोनों में क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया. उनको बिल्कुल चिपकाने की जरूरत नहीं है. रिपल्सिव फोर्स, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. बताया था मैंने. कॉन्टैक्ट जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडीज के कॉन्टैक्ट में नहीं होता तो भी लगता है. बॉल को मैं ड्रॉप करूंगी तो वो नीचे क्यों आ रही है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है. बट क्या अर्थ और बॉल कॉन्टैक्ट में? नहीं. तो इसी तरीके से जब ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के पास आ रहा था तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगा और ये ऐसे बेंड हो गया. फोर्स लगा ना रिपल्सिव. अगर अट्रैक्टिव होता तो वो उसके अंदर घुस जाता, बट क्योंकि रिपल्सिव नेचर का था तो इट बेंड. तो क्यों और बहुत क्यों थोड़े से क्यों हुआ? बिकॉज कैन यू सी, ये जो मैंने एटम का साइज बनाया उसके अंदर न्यूक्लियस को इतना छोटा सा बिठाया, इतना छोटा सा. कैन यू सी दैट? इतना छोटा क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस का साइज
एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विद वेरी स्मॉल और लार्ज एंगल, क्योंकि न्यूक्लियस ही इतना छोटा था। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता। अब न्यूक्लियस इतना चिन्ना सा और एक हीलियम पे उसने थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स लगाया तो बेंड हो गया। अब कोई इधर से जा रहा है, देखना आप लोग, अल्फा पार्टिकल, ये मेरा न्यूक्लियस है, सब लोग मेरे हाथ की तरफ ध्यान देंगे, ये पास से जा रहा है तो इसका डिफ्लेक्ट होने के चांसेस हैं। ये थोड़ा और ऊपर से जा रहा है तो ये सीधे चला जाएगा, ये और जा रहा है तो ये बिल्कुल ही सीधे निकल जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा तो और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कौन डिफ्लेक्ट हो गए? जो बिल्कुल उसके पास से निकलेंगे। और बिल्कुल पास से कितने निकलेंगे? थोड़े बहुत निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में इतना छोटा सा है। समझ रहे हो आप बात कि न्यूक्लियस इतना छोटा सा तो कितनों को डिफ्लेक्ट कर देगा? बहुत थोड़ों को ही, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो खाली ही पड़ी है ना, तो उसके पास कितने पहुंचेंगे? थोड़े बहुत पहुंचेंगे। जो पहुंचे वो क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो न्यूक्लियस है ना, दिस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो वो थोड़े से ही हीलियम को डिफ्लेक्ट कर पाता है। अब वो हीलियम को क्यों डिफ्लेक्ट, जो थर्ड कंक्लूजन कि आउट ऑफ 12,000 वन गेट रीबाउंड, वन रीट्रेसेस पाथ, इससे हमको क्या पता लगा? ये मेरी मुट्ठी, ठीक है, और ये आप वॉल, इसको देखो, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, यू विल एकदम से समझ में आ जाएगा। दीवार, ठीक है, दीवार का मास होता है, आपका मास है। जब आप जाके दीवार से भिड़ोगे तो व्हाट विल हैपन? यू विल रीबाउंड, पीछे आओगे। इसका मतलब क्या है? सामने जिससे टकराए वो बहुत हैवी है, सामने जिससे टकराए हो वो बहुत हैवी चीज है। इसका मतलब न्यूक्लियस इज द प्लेस वेयर न्यूक्लियस, all the positive charge is accumulated at the center of an atom, और वो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी क्या होती है? न्यूक्लियस, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज ही एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हो आप, कोई बात नहीं, हम बहुत बार पढ़ेंगे, सीखते हुए चलो। मैं लिख रही हूँ, मैं फिर से पूरा रिपीट कर दूंगी। पॉजिटिव चार्ज, चलो ये अभी रहने दो, ठीक है। तो न्यूक्लियस वेयर ऑल द पॉजिटिव चार्ज, आप लोग लिखना, मैं आपके लिए स्लाइड को ऊपर लेके जा रही हूँ और मैं समझाऊंगी, ठीक है। मैं अपना वापस से समझा रही हूँ, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिखना चालू करेंगे, ठीक है, और जो लोग समझना चाह रहे हैं वो देखते जाइए स्क्रीन को। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। हुआ क्या था? हमने अल्फा पार्टिकल, अल्फा की रेस को गोल्ड की फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया था, और हमने बोला मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, most of the alpha particles will go straight without any deflection, because of which Rutherford made a conclusion, and his conclusion was that most of the space in an atom is empty. अगर खाली स्पेस होगी तो कोई किसी से टकराएगा क्या? नहीं, सब आराम से सीधे निकल जाएंगे। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विद अ स्मॉल और लार्ज एंगल। अल्फा पार्टिकल हीलियम आयन, पॉजिटिव आयन है, जिससे वो टकरा रहा है सेंटर में, या जिसके पास से वो गुजर रहा है, टकराया नहीं था, उसके पास से जा रहा था, तो ये खुद पॉजिटिव, न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। वो पास तो जा ही नहीं पाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेट क्या करती है? अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेके आओगे तो दे विल मूव अपार्ट, दे विल मूव अवे। तो एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग कि पॉजिटिव के पास जब पॉजिटिव को लेके आओगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो उसके
वो उसके फोर्स को पार नहीं कर पाएगा और इट विल गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो थोड़े से ही क्यों हुए, क्योंकि थोड़े से इसलिए हुए क्योंकि न्यूक्लियस जो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी है ना एटम में, वो बहुत छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी। तो अगर खुद इतनी छोटी सी है तो उससे उसके पास से कितने एटम निकल जाएंगे, थोड़े बहुत ही निकलेंगे। अगर इतनी बड़ी बॉडी होती तो उसका फोर्स ऑफ उसका रिपल्सिव फोर्स भी ज़्यादा होता, ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता, इतनी सारी स्पेस में पॉजिटिव होता तो खूब सारे एटम्स को डिफ्लेक्ट कर देती। बट इधर तो क्या, इतनी सी, तो इतनी सी थोड़े से ही एटम्स को डिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए बहुत थोड़े से हीलियम आयंस डिफ्लेक्ट हुए। आखिर कंक्लूजन ये था कि 1200 में से एक ऐसा एटम था जो कि रीबाउंड कर गया। तो वो क्या था, इसका मतलब जो रीबाउंड किया ना, वो एटम था जो सेंटर में जाके टकराया था। अब सेंटर में जाके क्यों, ऐसा क्या हुआ कि वो टकराया और वो रिट्रेस कर लिया उसने पास, इसका मतलब एटम का सारा मास कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर में। और वो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और वो मास किसके कारण होता है, वो न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। थॉमसन की स्टोरी फेल हो गई है। थॉमसन ने क्या बोला था, कंसिडर अ वाटरमेलन जिसकी बॉडी पॉजिटिव है। अब इसने तो दूसरी स्टोरी बोल दी, इसने क्या बोला, इन एन एटम देयर इज अ सेंट्रली लोकेटेड बॉडी विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस इन विच whole positive charge is accumulated, in which the complete mass of an atom is accumulated। जब भी आप किसी भारी चीज से जाके टकराते हो तो आप वापस लौट आते हो। दिस इज what is happening with in the last third conclusion, यही तो हो रहा है। वो हीलियम एटम वापस क्यों लौट रहा है, क्योंकि एक वो भारी भरकम चीज से टकरा रहा है। वो भारी भरकम चीज क्या है, एटम का वो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट जहाँ पे एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। चलिए चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो अब मुझे फटाफट कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, एवरीबडी, ठीक है। मैंने दम लगा के पढ़ाया अपना पूरा, तो जल्दी से बताओ मुझे। अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडेज, तो नोबडी शुड मिस इट। हाँ जी, खाली 2 लोगों का रिप्लाई आया है, आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू। हाँ, बिकॉज ये बहुत बेस है हमारा, आई नीड कि सबको समझ में आना चाहिए। और डाउट है तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट लेट मी नो। यस तनिष, बेटा आपको नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं वापस से, जस्ट लेट मी नो। सिद्धि, इज दिस क्लियर टू यू? आदित्य, हाँ जी, जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया शायद मैंने उनका नाम लिया है, क्योंकि प्रियांशी फ्रॉम बोथ ऑफ अस। हाँ जी, जय, कल की क्लास परसों की क्लास दोनों ही क्लास में आप मिस थे। नो मैम क्लियर मतलब क्या है, क्लियर मैम या क्या नो मैम क्लियर का मतलब, तनिष मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। इज द टॉपिक क्लियर और नॉट? मैम क्लियर, ओके, चलो गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखेंगे, अब तुमको बताते हैं, मैं नोट्स शेयर करूँगी और इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर बहुत बढ़िया पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको वर्ड टू वर्ड वो लर्न करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन, क्या, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड दैट यू विल गेट इन योर स्कूल एग्जाम। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी और 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 3 कंक्लूजन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस आप टॉपिक को स्टार मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और मैंने जो लिखवाए हैं दीज आर नॉट वर्ड टू वर्ड, दीज आर नॉट वर्ड टू वर्ड, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिखवा दिया है। तो प्लीज़ मेरी लैंग्वेज में मत जाइएगा, आई डोंट वांट कि आप ये लैंग्वेज लिख के आए, ठीक है। मेरा इधर टास्क क्या था, कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त तरीके से क्लियर करा देना, वो मैंने करा दिया है। तो लैंग्वेज आप बुक की लेंगे या मैं अपने नोट्स दूंगी, उसमें से कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। बट हाँ 3-3 होगी। चलिए आगे बढ़ते। तो अब आप देखिए, जे थॉमसन का मॉडल हो गया है रदरफोर्ड के मॉडल के सामने फेल। जे थॉमसन ने बोला था कि ये एक एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज इस तरीके से समाया हुआ होता है। तो उस हिसाब से आप देखो, ये बची हुई सारी स्पेस क्या है, पॉजिटिव है,
इसका मतलब जितने भी अल्फा पार्टिकल अगर इधर आते तो सभी टकरा जाते, है ना, क्योंकि उसने तो सब में तो क्या फैला दिया था, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा तो क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो जे थॉमसन का मॉडल अगर करेक्ट होता, अगर जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो कोई तो बाहर निकलना चाहिए था। जे थॉमसन के मॉडल से तो कोई बाहर ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो जे थॉमसन का मॉडल इनकरेक्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भैया सारी स्पेस तो खाली होती है। अगर और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला कि सेंट्रली लोकेटेड बॉडी इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो तो डाले भाई, नाम भूल गए क्या मैम आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve round the nucleus, ठीक है, revolve round the nucleus, ठीक है। क्या होता है, एक एटम में सेंट्रली लोकेटेड बॉडी होती है न्यूक्लियस, जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों तरफ सर्कल के अंदर स्फेयर ऐसे ये सर्कल्स बनाते हुए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये हमको सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई थी, ठीक है। और पूरा का पूरा थॉमसन के मॉडल का तहस नहस कर दिया था, उसने बिल्कुल गलत बोला था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड वॉज सक्सेसफुल, यस ही वॉज सक्सेसफुल अप टू सर्टेन पॉइंट, कि उन्होंने दो मेजर चीजें बताई। क्या? कि एटम के अंदर सेंट्रली लोकेटेड बॉडी होती है न्यूक्लियस, जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्किल के न्यूक्लियस के चारों तरफ। ही वॉज करेक्ट। अब कुछ जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग इनकी मॉडल में कमियां निकालना चालू करी। तो लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस भी बोलते हैं और इसको ड्रॉबैक भी बोलते हैं। तो आपके बुक में अगर क्वेश्चन आए तो घबराना मत कि मतलब लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड क्या था, मतलब रदरफोर्ड कहाँ फेल हो गया था, ठीक है। लोगों ने उनको बोला कि आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ध्यान से समझना आप लोग, सब लोग मेरे साथ ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, लोगों ने उससे क्वेश्चन किया, आप बोल रहे हो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। उसने कहा हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, लोगों ने, कि अगर कोई भी चीज़ घूमती है, आप खुद ही, लेट्स वी लिव इन अ सोसाइटी और यू लिव वेर एवर यू लिव, अगर आप किसी भी चीज़ के चारों तरफ चक्कर काटोगे, क्या आप एनर्जी स्पेंड करोगे एज अ ह्यूमन बीइंग? यस ऑफ कोर्स। अगर हम सोसाइटी के चक्कर काटेंगे या हम अपने घर के चक्कर काटेंगे तो हम अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो इट इज कंटिन्यूसली स्पेंडिंग इट्स एनर्जी, एंड इफ इट इज कंटिन्यूसली स्पेंडिंग इट्स एनर्जी तो इसका पाथ छोटा 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 होता जाएगा। इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ। अब थक जाते हो तो क्या करोगे, छोटा सर्किल करना चालू कर दोगे, एंड फाइनली इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। खत्म। मतलब उन्होंने एटम को ही खत्म करा दिया लोगों ने, रदरफोर्ड ने नहीं। फिर से समझो, ठीक है। व्हाट वाज द लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। People asked him if the electrons are continuously revolving round the nucleus. If the electrons are continuously revolving round the nucleus, which means they are continuously spending their energy. And if they are spending their energy continuously, then slowly and gradually they will follow a spiral path, क्योंकि उनकी एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है, छोटा 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 सर्किल करते जाएंगे ना, एंड द इलेक्ट्रॉन विल फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो आपका एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो हाउ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज दे रिमेन टुगेदर इन एन एटम, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम? तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, ही वॉज not able
to explain the stability की स्पेलिंग भूल गई, ऑफ एन एटम। अभी भी कुछ गलत हो तो देख लेना। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ कैसे रह लेते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ही सेड कि मैं हूँ तो करेक्ट। उसने बोला कि भैया न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन पीपल कि मैं कैसे सही हूँ। बेचारा नहीं बता पाया। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ लिमिटेशन समझ में आती है कि? फिर से मैं एक बार लिमिटेशन बोल देती हूँ। दिस इज माई थर्ड टाइम, ऐसा सुनाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि थर्ड टाइम देखना। अगर कोई लिख रहा है तो वो लिख लेना। When the electron is continuously revolving round the nucleus, then it is spending its energy. So when it is continuously spending its energy, its path will become smaller and smaller. It will follow a spiral path and finally fall into the nucleus, and your atom will be destroyed. So he was not able to explain the stability of an atom, that how the electron and proton live together. ठीक है, भाईचारे के साथ 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 कैसे रहते हैं एक एटम के अंदर, तो वो ये नहीं बता पाया था। चलिए अब मुझे बताओ चैट विंडो पे, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? क्रिस्टल क्लियर? नो मैम, क्या कल मैं क्लास में नहीं था? ओके, हाँ जी, लेट मी नो बच्चों, क्या ये ड्रॉबैक समझ में आ रहा है? यस, यस स्वस्ति, ऑल क्लियर मैम, संचित गुड, ठीक है, ओके, यस यस तनिष, दिया गुड, सक्षम, ओके। सो शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? आज अपन नया नहीं पढ़ पाए और नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है और ज़्यादा डोज भी हो जाएगी। एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? एक बार क्विक रिव्यू आज जो पढ़ा है, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को, फिर से सब कुछ पता सुनने को मिल जाएगा। महर्षि कनाड और डेमोक्रिटस और इन ये सब फिलोसफर्स ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। मतलब दुनिया में सबसे छोटी चीज़ एटम है, और एटम सब मिलके, सारे एटम्स मिलके एक साथ क्या बनाते हैं? एक मैटर बनाते हैं। जे थॉमसन आए, जे थॉमसन ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम खुद भी उससे भी छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है। संचित मेरी बात समझ में आ रही है? हम एटम के टुकड़े ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं एटम खुद भी छोटी छोटी चीज़ों को बना हुआ है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने कहा एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। अब हमको पता है कि भैया एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एटम की पूरी बॉडी को तो पॉजिटिव ले लो, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, वाटरमेलन की बॉडी पॉजिटिव और उसके अंदर छोटे छोटे बीज आपके नेगेटिव होते हैं। ये जे थॉमसन का मॉडल था, उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया और आगे बढ़ गए। उनके मॉडल को फेल बोल दिया रदरफोर्ड ने कि भैया ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल लो, एक गोल्ड फॉइल लो, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराओ। तो उन्होंने कहा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विल गो स्ट्रेट। इससे हमको ये पता लगा कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली होती है। फिर उन्होंने कहा थोड़े से जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हीलियम खुद क्या है? पॉजिटिव आयन है, जिससे वो जिसके पास जा रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और वो बेंड हो गए। क्यों थोड़े से ही क्यों हुए? थोड़े से इसलिए हुए क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 छोटा होता है इन एन एटम। तो वो थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर पाता है। अगर बड़ा साइज होता, बड़ा होता तो खूब सारे उससे आसपास से निकलते। चलिए तीसरा उसने बोला कि भाई आउट ऑफ 12,000 एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो अपना पाथ ही रिट्रेस कर लेगा। उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा बोला कि इसका मतलब ये जो पाथ अपना रिट्रेस कर रहा है ना, ये एक ऐसी चीज़ से टकरा रहा है जो कि बहुत भारी भरकम चीज़ है। तो उस भारी भरकम चीज़ को, सेंट्रल लोकेटेड बॉडी को उन्होंने बोला न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस को भारी भरकम क्यों बोला? क्योंकि एटम का उन्होंने बोला कि सारा का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी कहाँ एक्यूमुलेटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, फिर भी लोगों को चैन नहीं आया, उन्होंने उनको तंग किया, उनको गिराना चाहा और उनकी उस मॉडल के अंदर कमियां निकाली और उनको बोला अगर तुम बोल रहे हो कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ अगर न्यूक्लियस रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे तो ये अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली स्पेंड कर रहे हैं। इफ दे आर कंटिन्यूसली स्पेंडिंग देयर एनर्जी, तो एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, दे विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड दे विल फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड योर एटम विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ऐसा तो वही ऐसा नहीं होता है, बट रदरफोर्ड ने बोला कि भैया मेरे पास अभी रीजन नहीं है, आई एम करेक्ट, वो करेक्ट होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट अभी वो लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पाया था, तो हमने क्या बोला, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो चलिए बताइए, आज का लेक्चर आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, आप लोगों ने कुछ नया सीखा एटम के बारे में। एक और थ्योरी पढ़ेंगे, एक और मॉडल पढ़ेंगे, बोर मॉडल नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर को बस अब ये दिन ब दिन इंटरेस्टिंग ही बनता जाएगा। ठीक है, यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए आज हम क्लास वाइंड अप करते हैं। बच्चे अपना मैथ्स का होमवर्क सबमिट